इधर अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप और इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी और उधर रूस ने एक बड़ा धमाका कर दिया। अपने दोस्त ईरान के लिए एक बार फिर रूस खड़ा हो गया है। ईरान ऑब्जर्वर की खबर पर यकीन करें तो रूस ईरान को एनरिच यूरेनियम की सप्लाई के लिए तैयार है। रूस का ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान इसराइल के बीच 13 दिनों की जंग के बाद इसराइल और अमेरिका के प्रमुख फिर मिल रहे हैं। रूस ने ये ऐलान इन परिस्थितियों में किया है जब अमेरिका अड़ा हुआ है कि वो उसे 1% यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं देगा। जंग के बाद ही ईरानी पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित करके हालांकि अपने देश को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से अलग कर लिया। अब उस पर न तो किसी की कोई शर्त लागू होगी और न ही किसी की दखलंदाजी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में दोस्त रूस ने ईरान के लिए एक विकल्प पेश किया है। वो यूरेनियम को एनरिच करेगा और ईरान को उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए देगा। इसे अमेरिका और पश्चिमी देशों की ईरान के लिए जीरो एनरिचमेंट का ऑप्शन या जवाब बताया जा रहा है। क्रेमलिन के इस ऐलान से ईरान को एक बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन क्या ईरान इस पेशकश को मानेगा, ये अभी साफ नहीं है। जानकार कहते हैं कि ईरान और रूस के ताल्लुकात जिस तरह से हैं और दोनों ने अगले 20 साल के लिए सुरक्षा और रणनीति को लेकर बड़े समझौते कर रखे हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि ईरान रूस की पेशकश पर गौर जरूर करेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है कि ईरान ने इसराइल और अमेरिका के जरिए ईरानी परमाणु साइटों का दौरा करने की IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी की अपील को भी सिरे से खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें गद्दार कहते हुए कहा था कि अगर वो किसी भी जांच के लिए तेहरान आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया जाएगा। तेहरान ने ग्रॉसी पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमलों की मजम्मत न करने के लिए विश्वासघात का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि दरअसल ईरान को कई सालों से शक था कि IAEA अमेरिका और इसराइल के लिए काम करता है। ईरान को लग रहा था कि IAEA ही इसराइल को ईरानी साइंटिस्टों के नाम, पहचान और लोकेशन मुहैया कराता है। बाद में इसराइल उन ईरानी साइंटिस्टों को मार डालता है मोसाद के जरिए। ऐसे में ईरान ने इस शक को यकीनी बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जानबूझकर IAEA के इंस्पेक्शन या जांच के वक्त अपने कुछ ऐसे लोगों को तैनात कर दिया था जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ही नहीं, यानी नकली साइंटिस्ट बनाए गए। IAEA की टीम से उन्हें ही मिलवाया गया न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहकर, और फिर देखा गया कि उन पर हमला हो रहा है कि नहीं। 6 या 8 माह में ईरान ने पाया कि बाकायदा इसराइल की एजेंसियों ने उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें ईरान ने डुप्लीकेट साइंटिस्ट बनाया था, यानी उन लोगों पर हमला हुआ जो साइंटिस्ट थे ही नहीं। ईरान का आरोप है कि इससे ये साबित हो गया कि IAEA ही वो वाहिद रास्ता था जहां से इंफॉर्मेशन इसराइल को लीक हो रही थी। बहरहाल रूस ईरान की मदद को आगे आया है। अब देखना होगा इस पर अमेरिका और इसराइल क्या कुछ कहते हैं। ईरान इसराइल जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर इसराइल को चैन नहीं लेने दे रहे हैं। लाल सागर पर हूतियों की ताकत दुनिया ने देखी है, जब अमेरिका को भी उनसे तौबा करना पड़ा था। आगे बढ़कर ब्रिटेन और अमेरिका को उनसे समझौता करना पड़ा था। ऐसे में इसराइल भी हूतियों पर वार कर रहा है, लेकिन अंसारुल्लाह के साथ ये मामला उल्टा भी पड़ सकता है। हूती भी ईरान की तरह ही इसराइल को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं और इस वक्त गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ लगातार जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि इसराइल गजा में रुक जाए तो वो भी यमन से हमले बंद कर देंगे, वरना तेल अवीव
सेफ न तो है और ना ही रहेगा। आरोप लगता है कि हूती ईरान के प्रॉक्सी वॉर के प्रमुख हथियार हैं। इसी साल मार्च में जब अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों पर हमले किए थे, तो जवाबी कार्रवाई होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना था हूतियों को ईरान से ताकत मिल रही है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ये बहस बढ़ गई थी कि आखिर हूती ईरान की नीतियों पर किस हद तक काम करते हैं, जबकि ईरान कहता रहा है कि वो यमन के अंसारुल्लाह को सिर्फ नैतिक समर्थन देता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यमन एक खुद मुख्तार मुल्क है और वहाँ की अंसारुल्लाह हुकूमत अपना स्टैंड खुद तय करती है। आरोप तो ये भी लगता है कि ईरान ही अफ्रीकी देशों के जरिए यमन को हथियार सप्लाई करता है और ईरान की हथियार तकनीक से ही हूती मारक हथियार भी बनाने लगे हैं। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यमन के अंसारुल्लाह ने अपने हथियार खुद बनाना भी शुरू कर दिया है, खासकर ड्रोन जो अब यमन में बन रहे हैं हूतियों की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। समद 3 ड्रोन जिसमें जो DLE 170 इंजन लगा है वो चीन से आता है। कहा जाता है कि ये इंजन भी पहले ईरान पहुंचते हैं और वहां से हूतियों तक। इसके अलावा हूती शाहिद 131, शाहिद 136 और लंबी दूरी के याफा ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो ईरान में बनते थे लेकिन अब यमन में भी बनाए जा रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जखीरा है। आरोप लगता है कि तेहरान से उन्हें लगातार तकनीकी प्रशिक्षण मिलता रहा है। हूतियों के हमलों के बाद बरामद मिसाइल के टुकड़ों की संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जांच कराई गई तो सामने आया कि इनकी तकनीक ईरान से ही मिली है। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं बल्कि आर्टिलरी रॉकेट और क्लोज रेंज और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हूतियों के पास हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्हें हूती घरेलू तौर पर ही बना रहे हैं, हालांकि तकनीक अभी भी ईरानी ही है। इसमें पैलेस्टाइन 2, जुल्फिकार, अल मंदब 2, आसिफ और फालिक जैसी मिसाइल हैं जो इसराइल में कहर बरपा रही हैं। यमन के जैदी शियाओं और उनकी फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ हाई लेवल मिलिट्री ऑपरेशन छेड़ रखा है जिसमें उनकी मिसाइल और ड्रोन यूनिट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें इसराइल का लॉर्ड एयरपोर्ट जिसे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा अशदोद पोर्ट और अशकलोन पावर स्टेशन हूतियों के निशाने पर है। इधर अवाम का सपोर्ट भी यमन में हूतियों के साथ है। अंसारुल्लाह फोर्स और गजा के समर्थन में यमन की राजधानी सना में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ऐसे में हूतियों की बढ़ती सैन्य और अवामी ताकत इसराइल और अमेरिका के लिए टेंशन पैदा कर रही है।